नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रिजेश यादव और आप देख रहे हैं विकल्प यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली साल में 2 बार यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर था, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए करा रहा है। तो आज पेपर हो गया और हिंदी का पेपर अच्छा है। मतलब कि अगर आपने मूल टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, चीज़ें आपको याद नहीं हैं, तो प्रश्नों का उत्तर सही सही दे पाना मुश्किल है, भ्रमित भी कर सकता है। तो आज मैं उसी पेपर को हल करने के लिए प्रस्तुत हूँ। दोस्तों मित्रों का आग्रह था कि इस पेपर को भी थोड़ा देखिए अपने हिसाब से। तो मैंने प्रयास किया है कि तथ्यात्मक रूप से मूल किताबों के साथ आपको उत्तर दिया जाए। तो जो भी 5-7 घंटे 8 घंटे हमने लगा के प्रश्नों के उत्तर ढूंढे हैं, खोजे हैं, तो वो आपको तथ्यात्मक रूप से मिलेगा, ऑथेंटिक मिलेगा, प्रामाणिक मिलेगा। कोशिश यही है। 1-2 प्रश्नों का उत्तर अभी नहीं मिल पाया है, जैसे ही मिलेगा उसे कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी दे दूंगा। आइए हल करते हैं और बताइएगा हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। तो आइए देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी का पेपर है, ये कोड है Y और आप जानते हैं कि 50 प्रश्न फर्स्ट पेपर का होता है, तो इसलिए प्रश्न नंबर 51 से शुरू है। तो अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है यानी 51। पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ घन बन ढाक, किम कै भेटौ कंत तुम ना मोहि पाँव न पांख। यह कवितांश जायसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड में किस मास के वर्णन के अंत में आया है? 4 विकल्प दिया हुआ है: सावन, अगहन, भादों, आषाढ़। इसका सही विकल्प होगा सावन। ये सावन मास का वर्णन है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। देखिए, ये बड़ा विचित्र तरीके से लिखा हुआ है। लग नहीं रहा कि भाषा का जानकार व्यक्ति जो है इस प्रश्न को इस तरीके से रख रहा है लोगों के सामने। इसे इतना लंबा वाक्य बनाने के बजाय वो बोलता कि कालक्रमानुसार इन कविता संग्रहों को मिलाइए या उस अनुसार रख दीजिए, उत्तर दीजिए, या आरोही या अवरोही क्रम। बजाय इसके इसने पूरा लंबा वाक्य बनाया है। तो देखते हैं। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये धूमिल का संग्रह है। पत्थर फेंकता हूं, चंद्रकांत देवताले का है, जो 2014 में आया था। और नए इलाके में चांद की वर्तनी 2015 में प्रकाशित हुआ है। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 तिब्बत का है। और 5वां विकल्प है नए इलाके में। हम देखते हैं कि जो इसमें
सबसे पुराना संग्रह है वो है चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध का 1964 में। फिर उसके बाद 1984 में धूमिल का संग्रह सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। फिर उसके बाद जो है आ जाएगा अरुण कमल का नए इलाके में, और उसके बाद जो है पत्थर फेंकता हूं चंद्रकांत देवताले का। ठीक है, सॉरी इसमें 5 दिया हुआ है विकल्प, तो सी 2015 लास्ट में। ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा 3, DAECB। ठीक है, प्रश्न संख्या 53, इनमें से कौन 13वीं शती में प्रमुख काव्यशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए? मतलब काव्यशास्त्रियों का या काव्य आचार्यों का नाम दे दिया है और पूछ रहा है कि इसमें जो है वह कौन से आचार्य हैं जो 13वीं शताब्दी में हुए हैं। ठीक है, जगन्नाथ, कुंतक, मम्मट, जयदेव। हम सभी जानते हैं कि जगन्नाथ जो है 17वीं शताब्दी में हुए, कुंतक 10वीं शताब्दी में हुए, मम्मट 11वीं शताब्दी में हुए, जयदेव जो है 13वीं शताब्दी में हुए थे। तो इसका सही उत्तर होगा 4, जयदेव। प्रश्न संख्या 54, सरोज स्मृति कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। फिर देखिए, वही बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरीके की भाषा का प्रश्न में प्रयोग हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा 3, विकल्प जो 3 है उसमें ई मतलब तेरा वह जीवन सिंधु तरण, यह पहले पंक्ति आएगी। फिर उसके बाद ए पंक्ति होगी, मैं कवि हूं, पाया है प्रकाश। उसके बाद डी पंक्ति होगी, धन्य मैं पिता निरर्थक था। उसके बाद बी, और भी फलित होगी वह छवि। उसके बाद सी, दुख ही जीवन की कथा रही। तो इसका सही विकल्प होगा 3। प्रश्न संख्या 55, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। यह संवाद किस नाटक और किस चरित्र का है? नाटक और चरित्र के सही युग्म का चयन करना है यहाँ पर। तो इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, आषाढ़ का एक दिन, प्रियंगु, चंद्रगुप्त राक्षस, स्कंदगुप्त बंधुवर्मा, महाभोज डा साहब। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आषाढ़ का एक दिन में प्रियंगु मंजरी अलका से बातचीत के दौरान ये बात कहती है, और ये दूसरे अध्याय में है। तो इसका सही विकल्प 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सही विकल्प 1। प्रश्न संख्या 56, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, मिलान करना है और सही कूट का उत्तर को छांटना है। निबंध दिया हुआ है और निबंधकार का नाम दिया हुआ है। गवई गंध गुलाब, यथासंभव, शिखरों के सेतु, वे और होंगे जो मारे जाएंगे। तो इसका सही विकल्प होगा 4। ठीक है, ए का 3, गवई गंध गुलाब विवेकी राय। ठीक है, और बी का 1 हो जाएगा, यथासंभव शरद जोशी। और सी का 4 हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह, शिखरों के सेतु। और वे और होंगे जो मारे जाएंगे, यानी डी का 2, रघुवीर सहाय। आगे चलते हैं। तो सही विकल्प 56 का सही विकल्प 4। प्रश्न संख्या 57, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, और कूट का सही उत्तर देना है। क्या है? तो इसमें जो है विशेषण दे दिया और विशेषण के प्रकार दे दिए, तो उसको जो है
मिलाना है, सुमेलित करना है, ठीक है, और सही कूट का चयन करना है। तो हम सभी जानते हैं विशेषण में दिया है अच्छा, सवा, कुछ, व, ठीक है। तो अच्छा जो है वो गुणवाचक है, तो 1 का 3, और सवा जो है संख्यावाचक है, ठीक है, तो B का 4, और कुछ जो है यानी परिमाणवाचक है, तो C का 2, और वह जो है वो सर्वनाम है, सर्वनाम है, सर्वनाम विशेषण। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 3, 57 का 3। प्रश्न संख्या 58, महात्मा ज्योतिराव फूले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कब खोला? तो हम सभी जानते हैं कि ज्योतिराव फूले भारत में स्त्री शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलने वाले पहले व्यक्तियों में रहे हैं। इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, 1827, 1848, 1873, 1890। तो इसमें सही विकल्प इसका होगा 2, 1848। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार, देखिए फिर यहाँ पे इसको वही कालानुक्रम या प्रकाशन के अनुसार आरोही अवरोही क्रम में के बजाय जो है पूरा कंफ्यूजन वाला वाक्य बना दिया है कि प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में मिलाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर प्रामाणिक रूप से हमें नहीं मिला है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के इन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष पता नहीं चल पाया है, ठीक है। फिर भी इसका जैसे ही उत्तर मिलेगा सुबह मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां चेक कर लेना। मैं अपने तरफ से इसमें इसको छोड़ देता हूं, ठीक है। ऐसे 2-3 प्रश्न हैं जिनके प्रामाणिक उत्तर हमें नहीं मिल पाए। प्रश्न संख्या 60, प्रयोगवाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन नामवर सिंह के हैं? ठीक है, ए, प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है। बी, प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी हैं, वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। प्रश्न इसका अगला विकल्प है सी, कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। और डी, आरंभिक व्यक्तिवादी प्रयोगवाद ने प्रतिरोध और युत्सु भाव का नारा दिया। और ई, प्रयोगवाद नाम भ्रामक है, क्योंकि इस नाम से यह भाव टपकता है कि इन कवियों ने प्रयोग को साध्य मानकर नयावाद चला दिया। अब नीचे जो है विकल्प दे दिया है। हम सभी जानते हैं कि नामवर सिंह हिंदी के महत्वपूर्ण आलोचक हैं, और उनकी एक रचना है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। ये प्रश्न वहीं से बनाया गया है, लेकिन इसमें जो बातें दी गई हैं, तथ्य दिया गया है, वो नामवर सिंह के जो प्रयोगवाद संबंधी उनका निबंध है, उससे वहां से वाक्य को या तथ्य को उठाने के बजाय प्रश्न बनाने वाले ने क्या किया है कि उस निबंध का कुछ निचोड़ निकाल लिया। नामवर जी के कुछ स्थापनाओं को, 3 स्थापनाओं को उन्होंने ले लिया है, और उसके अनुसार इन्होंने अपने अनुसार भाषा और वाक्य बना के, भाषा देकर इसको इस रूप में बना दिया है। इसका मेरे हिसाब से जो निबंध पढ़ने के बाद मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं कि इसका सही विकल्प जो होगा वो 3 होगा, ए, सी, बी, ठीक है। क्योंकि ये एग्जैक्ट नामवर सिंह के निबंध से वाक्य नहीं लिया गया है, ठीक है, सार को लेकर के अपने अनुसार प्रश्न बना दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 60 का सही उत्तर मेरे अनुसार 3 होना चाहिए, और 3 होगा भी। प्रश्न संख्या 61, असाध्य वीणा कविता में वर्णित प्रियंवद के नीरव एकालाप में आए
संबोधनों को पहले से बाद के क्रम, देखिए फिर वहीं पहले से बाद के क्रम, ये दिग्भ्रमित करने वाला, कंफ्यूज करने वाला वाक्य है, सेंटेंस, ताकि बच्चा परीक्षा हाल में एक तो दबाव में रहता है, समयाभाव होता है और वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है वो 4 होगा। ठीक है, पहले ओ विशाल तरु, फिर उसके बाद ओ दीर्घकाय, फिर उसके बाद ओ स्वर संभार, फिर उसके बाद ओ रस प्लावन ई, फिर उसके बाद लास्ट में सी ओ शरण ई। तो सही विकल्प 61 का 4। प्रश्न संख्या 62, निम्न में से किन आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्तिबोध हैं? अब ये बताना है कि इसमें मुक्तिबोध की कौन सी रचना नहीं है। ठीक है, और कौन सी मुक्तिबोध की रचना है। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि मुक्तिबोध की रचना कौन सी नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा कि मुक्तिबोध की कौन कौन सी रचना है। तो एक, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, बी, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, इतिहास और परंपरा, और डी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, और ई, कमायनी एक पुनर्विचार। तो हम जानते हैं कि बी जो है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, विजय देव नारायण शाही का निबंध है। इतिहास और परंपरा ये मुक्तिबोध की रचना नहीं है। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध ये मुक्तिबोध का है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध का है। कमायनी एक पुनर्विचार। तो ए डी ई यानी सही विकल्प 3 होगा, ए डी ई। 63 देखते हैं, फिर विकल है प्राण मेरे, यह गीत महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ था? तो इसमें 4 रचनाओं को दे दिया, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। तो ये जो है गीत सांध्य गीत में संकलित है। 64 प्रश्न संख्या 64, अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई, यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु क्या थी? देखिए, बहुत ही बारीक से ये प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न का उत्तर आखिर में मिलेगा, जब लहना सिंह मृत्यु का, उसे गोली लग गई है और अपने अंतिम क्षणों में है, और वो पूर्व दीप्ति यानी फ्लैशबैक में अपने जीवन की चीजों को देख रहा है। तो जब वो 12 वर्ष का था, तब उसने लड़की से पूछा था क्या तेरी कुड़माई होगी, तब उस समय इसकी उम्र, लहना सिंह की उम्र 12 वर्ष की थी। तो सही विकल्प 3 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न बहुत अच्छे हैं और काफी डीप जा करके बनाने वाले ने पढ़ के बनाया है। ये लहना 64 भी प्रश्न अच्छा था, उसके ऊपर वाला भी प्रश्न अच्छा था। ये प्रश्न संख्या 65 और अच्छा है। अगर आपने नाटक पढ़ा नहीं है, ठीक से नहीं पढ़ा है, चीजें याद नहीं है, तो आप इन चीजों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग का नाम दिया गया है। निम्न में से किन किन का प्रयोग इस नाटक में है? राग जयजवंती, राग जयजवंती, राग रामकली, लावनी, राग चैती गौरी और राग काफी। तो इसका सही जो विकल्प होगा वो 3 होगा। ठीक है, लावनी पहले नंबर पर। तो इसका विकल्प जो सही होगा वो 3 होगा, सी डी ई, यानी लावनी, राग चैती गौरी और राग काफी। ठीक है, तो 65 का सही उत्तर 3 होगा। 66 प्रश्न संख्या 66, डॉक्टर तुलसीराम को छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोग कौन थे? अगर आपने मुर्दहिया ठीक से नहीं पढ़ी है और आपने उसका बहुत सूक्ष्म अध्ययन, बारीक अध्ययन नहीं किया है, तथ्यों को ठीक से नहीं देखा है, तो आप सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। और इसका सही विकल्प 1 होगा,
मुन्नर सोनई जैदी। मुन्नर सोनई जैदी ने ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पहली शिक्षा तुलसीराम को दी थी। प्रश्न संख्या 67, भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाई। देखिए, ये ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं कि अगर आपको कविता याद नहीं है तो आप इसका उत्तर सही सही दे पाएंगे, इसमें संदेह है। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति में प्रश्न गलत हो जाते हैं। ठीक है, पंक्ति दे दिया है, ठीक है, और बोल दिया है कि इसको क्रम में लगाइए, इसका सही क्रम क्या होगा। तो इसका सही क्रम जो है, इसका सही विकल्प एक सही होगा। सी पहले नंबर, पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, फिर ए समूचे जिस्म पर लत्तर, ई वह कैद कर लाया गया ईमान, डी बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता, बी नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर। ये मुक्तिबोध की बहुत ही फेमस कविता है भूल गलती। मेरे ख्याल से आप सबने पढ़ी होगी, चूंकि पाठ्यक्रम में है तो आपने पढ़ी ही होगी। तो सही विकल्प इसका एक सही होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 68, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, और इसमें क्या है, लेखक और यात्रा वृत्तांत दे दिया है। लेखक गोविंद मिश्र, रामशरण जोशी, धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र शाह। ठीक है, और यात्रा वृत्तांतों का नाम दे दिया है, अपनों के पास, अपनों से दूर, यात्रा चक्र, बहुवचन, दरख्तों के पार। तो इसका जो है वो सही होगा ए का 4 गोविंद मिश्र यानी दरख्तों के पार, ए का 4, बी का 1 रामशरण जोशी अपनों के पास, अपनों से दूर, और सी का 2 यात्रा चक्र धर्मवीर भारती, और डी रमेश चंद्र शाह। डी का 3 बहुवचन। तो इसका सही विकल्प 3 सही। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है? बताइए। अगर ये कविता आपने ठीक से नहीं पढ़ी है, बारीकी से अध्ययन नहीं किया है, तो इसका उत्तर दे पाना, एक लंबी कविता है, कठिन है। विकल्प, सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है? 4 विकल्प दिया है, मादल, एकतारा, बांसुरी, ढोल। तो इसका सही उत्तर है ढोल। ढोल का प्रयोग हुआ है। कविता मेरे पास है, तो कविता पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, न उतना समय है। आगे चलते हैं। मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं? देखिए, अगर आपने इस प्रश्न, अगर आपने उपन्यास नहीं पढ़ा है, उपन्यास में जो पंक्तियां आई हैं, जो चौपाई आई है, जो दोहे आए हैं, जो कविताएं प्रयोग की गई हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आप सही नहीं कर पाएंगे। कबहू कहूँ यहीं रहनी रहूंगो, मारुति मन रुचि भारत की लखी लखन कही है, जाके प्रिय न राम वैदेही, जानी पहचानी मैं विसारे हूँ कृपा निधान। तो इसका सही विकल्प दूसरा है, मारुति मन रुचि भारत की लखी लखन कही। तो इस पंक्ति को तुलसीदास जो है छंद के रूप में, अंतिम छंद के रूप में कहते हुए उसे गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। ठीक है, और ये पृष्ठ संख्या अगर आप देखना चाहें तो मेरे पास स्क्रीनशॉट है। ठीक है, मैं आपको
दे सकता हूं। फोटो मैंने लिया है, मैंने लिया है, ये ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है, तो इसको सही मानिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट। हाँ, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यह कथन किसका है? शिव प्रसाद सिंह, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोग कंफ्यूज हो गए हैं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में जो है प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य में पहले पैराग्राफ का आखिरी वाक्य है। ठीक है, अंतिम वाक्य, ये आप यहां से देख सकते हैं। ये अपभ्रंश काव्य प्रकरण 2, ठीक है, अंतिम वाक्य, पहले पैराग्राफ का अंतिम वाक्य। तो रामचंद्र शुक्ल सही है। प्रश्न संख्या 72। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाई। फिर वही बात, देखिए कंफ्यूज करने वाली स्थिति यहां पर बना दी है। सीधे सीधे कह देता प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को जो है रखिए, मिलाइए, या सही दिए सही पुट का चयन कीजिए। तो जैसा कि हम सभी इसमें दे दिया है, रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं दे दिया, रसमीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो इसका सही विकल्प जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, यानी गोस्वामी तुलसीदास 1923 में, और फिर उसके बाद जायसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल की 1924 में, फिर उसके बाद जो है भ्रमर गीत सार 1925 में, फिर उसके बाद जो है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, और रस मीमांसा 1949 में रामचंद्र शुक्ल के मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। तो सही विकल्प इसका 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73। बिना दुख के सब निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार, दिन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। यह कवितांश किस कवि द्वारा रचित है? सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। तो ये सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन कविता से ये पंक्ति ली गई है, तो इसका सही विकल्प 1 होगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त नहीं, ये गलत टिक किया हुआ है, इसका सही विकल्प 1 होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 74। भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम, फिर वही बात है कि प्रथम प्रकाशन और उसके बाद, ये दिग्भ्रमित करने का पूरा परीक्षक ने प्रयास किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको मिलाते हैं। जैसा कि हमने पीछे देखा कि रस गंगाधर 17वीं शताब्दी, काव्य प्रकाश मम्मट की 11वीं शताब्दी, काव्यालंकार भामह की 6वीं शताब्दी, और ध्वन्यालोकलोचन 10वीं शताब्दी, और साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर होगा 3। यहाँ सही है 3। ठीक, आगे चलते हैं। आप सबने अगर मध्य प्रदेश वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये प्रश्न मध्य प्रदेश वाले में जुड़ा हुआ था। एग्जैक्ट यही चीज नहीं था, लेकिन अपनपो आप ही बिसरो, जैसे सोनाहा कांच मंदिर में भरमत भूखी मरो। कबीर की उपर्युक्त पंक्तियों में सोनाहा शब्द का उचित अर्थ है सोनार, स्थान का नाम, कुत्ता, सांप। तो मैंने व्याख्या की थी और बताया था कि ये सोनाहा शब्द का यहाँ पे कुत्ता अर्थ होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 76।
शेखर एकजीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटिगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य थे। इसका सही उत्तर होगा 4। ठीक है, ये यहाँ पे टिक सही है, इसका सही उत्तर 4 होगा, 76 का 4। प्रश्न संख्या 77। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन, इसमें 4 विकल्प दे दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, प्रेमचंद। यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। मैंने जब ढूंढने का प्रयास किया तो ये मुझे रामविलास शर्मा की किताब महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, उसमें मिला है, पृष्ठ संख्या 271 पर। ठीक है, तो ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। आगे चलते हैं। एक साहित्यिक की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? देखिए, अगर आपने एक साहित्यिक की डायरी को ठीक से नहीं पढ़ा है और याद नहीं किया है तो इस प्रश्न को सही कर पाएंगे, इसमें संदेह है, क्योंकि बहुत ही डीप चीजें पूछी गई। तो इसका सही विकल्प होगा 3, बीएससी, बीटेक, एलएलबी। ठीक है, इसका सही उत्तर 3 होगा, 78 का सही विकल्प 3। 79, देखिए ये भी कविता, अगर आपको अकाल और उसके बाद याद नहीं है तो आप उसके में आए इन जानवरों को क्रम से जीवों को मिला नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अकाल और उसके बाद कविता क्या है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। तो सबसे पहले चक्की। कई दिनों तक कानी कुतिया, दूसरे नंबर पर सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, 3 ई। ठीक। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, 4। ठीक। और दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, मतलब अंत में कौवा आएगा। सही विकल्प 2। अगर कविता आपको याद नहीं है तो सही नहीं कर पाएंगे। तो 79 का सही उत्तर होगा विकल्प 2। आगे चलते हैं। प्रश्न 80। निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन के अनुसार, पहले फिर वही बात है कि प्रकाशन अनुसार जो है क्रम में मिलाना है, लगाना है। ठीक है, तो नाटक दे दिया है और उनका प्रकाशन वर्ष अगर आपको पता नहीं है, याद नहीं, तो आप कर नहीं पाएंगे। तो निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन के अनुसार, तो नारायण दास, ये अंधेर नगरी का है। ठीक है, तो हम देखेंगे 80 का, हाँ ये 4 सही है, ई एकदम। 80 का सही विकल्प 4 है, EACBD। 81। तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का नाम है रणवीर, शंभू, तेजा सिंह, इंद्र। तमस भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास। इंद्र जो है इत्र बेचने वाले फेरी वाले पर, इत्र फरोश पर हमला कर देता है। ठीक है, तो ये सही होगा इंद्र। प्रश्न संख्या 82। संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में, ठीक है, मतलब प्रकरणों को क्रमानुसार मिलाना है, उसका सही उत्तर देना है। अगर संस्कृति के अध्याय, उसका प्रकरण पूरा याद नहीं आपको, जो पाठ्यक्रम दिया रहता है, विषय वस्तु, विषय सूची, तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं
इसका सही विकल्प होगा 82 का 1। ठीक है, सी यानी प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, फिर उसके बाद भक्ति आंदोलन और इस्लाम, फिर उसके बाद उर्दू का जन्म, फिर उसके बाद शिक्षा में क्रांति, फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। तो सही होगा पहला विकल्प। ठीक। प्रश्न संख्या 83, निम्नांकित चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन, फिर वही बात है कि इन चरित्रों को उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार मिलाना है, क्रम में रखना है। ठीक है, तो सोमराज साहनी, काशी शाह, रुक्मन बाबू, प्यारू और प्रतापी। प्यारू बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा, मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत का नौकर रहता है। रुक्मन बाबू सभी जानते हैं, राग दरबारी के हैं श्रीलाल शुक्ल की। ठीक है, और हाँ, काशी शाह जो है वो जिंदगी नामा के पात्र हैं जो 1979 में आया था, और प्रतापी जो है धरती धन्य अपना का पात्र है, काली की चाची। ठीक है, तो और इसका सही विकल्प हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 83 का सही विकल्प 2 होगा, ये सही है। ठीक है। 84, जिंदगी नामा उपन्यास में इन गीतों मुखड़ों को उपन्यास में आने के अनुसार, देखिए किताब तो मेरे पास जिंदगी नामा है, लेकिन चूंकि अभी बाहर नहीं थी तो ये हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऑथेंटिक रूप से मैं मिला नहीं पाया हूं, लेकिन इसका सही उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लेना, या आपके पास हो तो आप मिला लेना। ठीक है। प्रश्न संख्या 85, बकरी नाटक, सर्वेश्वर दयाल सत्सेन के नाटक के इन गीतों को नाटक में आने के क्रम से पहले, मतलब जो गीत दे दिया है और बता रहा है कि क्रम में कैसे आते हैं, उसे उस रूप में लगाना है, तो इसका सही विकल्प 2 होगा। ठीक है, 2 यानी वंदना, हे संकट मोचू, और फिर ए होगा युगल गीत, फिर उसके बाद ई होगा डंडा गीत, फिर उसके बाद बी होगा पूजा गीत, फिर उसके बाद डी होगा समूह गान। तो सही विकल्प इसका 2 सही है। प्रश्न संख्या 86, आइए देखते हैं। इसमें सूची का मिलान करना है, और इसमें कहानी से जो है वाक्य दे दिया है और उसको मिलान करना है कि कौन किस कहानी का है। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है। ये बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं होगा, ये तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफोम, तीसरी कसम कहानी का है, फणीश्वर नाथ रेणु। आपको एक बहुत अच्छी चीज बता देते हैं कि जो तीसरी कसम पे फिल्म बनी है, तीसरी कसम, जिसमें वहीदा रहमान और राज कपूर ने अभिनय किया है, उसका जो बहुत प्रसिद्ध गीत है, ठीक है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तो इस गीत में भी जब वो बैल को मारने के लिए जैसे सोंटा उठाता है, तो हीराबाई कहती है मारो मत मीता, और यही वाक्य फिल्म जब समाप्त होती है, जब राज कपूर अपनी बैलगाड़ी घर के लिए हाँकने वाला होता है, बैल सोंटा जैसे ही उठाता है मारने के लिए, तो फिर वही हीराबाई की कही हुई बात याद आ जाती है। बोलती है मारो मत मीता, धीरे चलने दो, जल्दी ही क्या है। ठीक है, तो ये तीसरी कसम का है, और वह आंखें मुझे सोच रही थी, सोच कहाँ रही थी, जी रही थी, ये परिंदे कहानी का है, डी का 1, ये परिंदे कहानी का है। और इसका सही विकल्प जो होगा वो 3 होगा, ये सही है, 86 का 3, यानी ए का 3, ठीक, तीसरी कसम, बी का 4,
चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ उड़ियाँ हो तो वो अब जब चीफ की दावत से है, जब वो डिप्टी साहब आने वाले होते हैं तो वो अपनी माँ को कहता है चूड़ी उड़ी हो तो पहन लो। मैं अनुचर हूँ वरुणदेव की शपथ लेकर। ये आकाशदीप सी का 2, आकाश सही विकल्प 3 होगा। 87 क्या भूलूं क्या याद करूं में आए चरित्र हैं। योगेंद्रनाथ, प्रताप नारायण, उमा प्रसाद, सुरसती, राधा। तो इसका सही विकल्प होगा 2। ठीक है। जो प्रताप नारायण हैं वो हरिवंश राय बच्चन के पिताजी हैं, सुरसती उनकी माँ हैं और राधा जो है उनकी बुआ है शायद। ठीक है, तो इसका सही विकल्प 2 होगा। इनमें से किस जैन आचार्य को कली काल सर्वज्ञ नाम से भी जाना जाता है। प्रभाचंद्र, हेमचंद्र, विद्यानंद, हरिभद्र। तो सही विकल्प 2 है। हेमचंद्र को कली काल सर्वज्ञ नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 89। गति बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा अगर डीप विश्लेषण करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है। पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों की कृतियों को दे दिया है और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ ठीक ये लगा हुआ है। सही विकल्प इसका 4 होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, तो ये आसान प्रश्न है। 90 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है। हिसार, इटावा, जालौन, अलीगढ़। तो हम सभी जानते हैं कि हरियाणवी को बांगरू बोली भी कहते हैं, तो हिसार क्षेत्र सही होगा। फिर 91 दे दिया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है। कहानीकार का नाम दे दिया और कहानी दे दिया है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। तो इसमें इसका हो जाएगा, सही विकल्प होगा 2। हाँ, अज्ञेय की कहानी, जिज्ञासा 1 का 3, बी का 3। हाँ, इसका सही विकल्प होगा 2। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक, सही विकल्प 2। 91 का सही विकल्प 2। चकित चकत्ता चौंक चौंक उठे बार बार, दिल्ली दहसती चितय चाही करसती है। बिलख बदन बिलखत विजयपुर पति, फिरत फिरंगिन किनारी फरकती है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये हर कोई जानता है कि मतिराम भूषण कुलपति मिश्र निवास, तो ये भूषण की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 93 एक साहित्यिक की डायरी के अध्यायों के शीर्षकों को क्रम अनुसार सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं एक साहित्यिक की डायरी। इसका सही विकल्प होगा 2। डी पहले यानी तीसरा क्षण, फिर बी डबरे पर सूरज का बिंब, फिर ई नए की जन्म कुंडली, फिर उसके बाद ए वीरकर और फिर उसके बाद सी विशिष्ट और अद्वितीय। तो सही विकल्प 2। 93 का सही विकल्प 2। 94 प्रश्न संख्या 94 छायावाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। हमने पड़ताल तो की है लेकिन तथ्यात्मक रूप से इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं बहुत भरोसे के साथ नहीं कह सकता कि इसका उत्तर कौन सा सही है। ढूंढ रहा हूं, लगातार मिलेगा तो सुबह आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 95 निम्नलिखित उपन्यासों को उनके प्रकाशन के अनुसार जो है क्रम में लगाना है। तो आइए देखते हैं। चित्रलेखा, राम रहीम, विराटा की पद्मिनी, विस्मृति के गर्भ में, अलका। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो
ये प्रश्न का उत्तर ही गलत दे दिया है लग रहा है, क्योंकि 33 इसमें अलका जो निराला का है ये 1933 में प्रकाशित है, विराटा की पद्मिनी 1930 में प्रकाशित है, तो सी पहले हो जाएगा और 33 बाद में हो जाएगा। फिर ये चित्रलेखा 1934 में प्रकाशित है और राम रहीम 1936 में प्रकाशित है, और विस्मृति के गर्भ में राहुल सांकृत्यायन का जो है ये 1956 में प्रकाशित है। ये राम रहीम राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का उपन्यास है जो 1936 में प्रकाशित है। ठीक है, तो इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न को यूजीसी हटा देगा या सबको इसका नंबर दे देगा। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। हरिऔध जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिऔध जी प्रिय प्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे? अच्छा प्रश्न है। तो हम जानते हैं कि भूमिका में उन्होंने लिखा भी है, गोपी वियोग, गोकुल क्लेश, राधा कृष्ण लीला, ब्रजांगना विलाप। तो ये ब्रजांगना विलाप वो रखना चाहते थे। ठीक है। 97 निम्नलिखित में से कौन से पात्र कोसी का घटवार कहानी के नहीं है? रजुआ, रजुआ हम सभी जानते हैं, जिंदगी और जोंक अमरकांत की कहानी। लक्ष्मा है, गुसाई है, धर्म सिंह है, बहादुर जो है इन्हीं की कहानी है, अमरकांत की कहानी है। क्या तो कहानी बहादुर शायद कहानी का नाम है या कुछ है, वो नेपाली लड़का रहता है उसका नाम बहादुर रहता है। मैं कहानी का नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो है वो सही विकल्प 3 होगा। 97 का 3। 98 धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस संवाद में मोक्ष शब्द का उचित अर्थ है निर्वाण, विवाह, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक, देश निकाला। 3 बिल्कुल सही, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक। 99 अंधा युग के अंकों को क्रम से मिलान करना है। तो अगर अंधा युग तो इतना अच्छा नाटक है कि हर किसी को याद ही रहता है और बहुत बड़ा तो है नहीं, तो इसका सही विकल्प जो है 4 होगा, EADCB। ठीक है, 99 का 4। तो आइए आगे चलते हैं। 100 प्रश्न संख्या 100 अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए? 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी। आसान प्रश्न है, 10वीं शताब्दी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से उद्धृत हैं? इस प्रश्न ने मुझे इतना छकाया है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसकी 2 पंक्तियां कविता क्या है में मिल गई हैं, बाकी 2 पंक्तियां अभी नहीं मिली हैं, 2 या 1 जो भी। तो इसकी जो 2 पंक्तियां मिली हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौन कौन सी पंक्तियां मिली हैं। एक तो बी मिली है, जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर उन्हीं वर्णन में वह स्वांतः सुखाय प्रवृत्त होता है। और एक मिली है ई, सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्यालंकार नहीं। तो ये दोनों पंक्तियां मिल गई। वैसे मेरे अनुमान तो अब क्या ही एक पंक्ति और मिल गई होती तो हमने बहुत समय दिया, लेकिन इसका ठीक उत्तर नहीं वो कर पाए हैं। सुबह जैसे ही वो होगा मैं डाल दूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका 3 सही होना चाहिए, बाकी देखते हैं। सुबह जो भी होगा कंफर्म कर दूंगा। 102 भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई, जिसमें पकड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही। तो ये राजा निर्वंशिया कहानी का अंश है।
ठीक है। तो राजा नीरबंसिया बिल्कुल सही है, टिक किया हुआ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मिलान करना है, ठीक है। चरित्र दे दिया है और बताना है कि किससे किसका क्या संबंध है, ठीक। तो आइए देखते हैं। इसका सही विकल्प 4 है। हाँ, इसका सही विकल्प 4 है शायद। 1 का 3, ठीक। और तारा, उषा, उर्मिला, प्रण, हाँ हाँ ठीक, इसका 4 होना चाहिए। एक बार सुबह मैं कंफर्म करूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 104, प्रश्न संख्या 104। इसमें भी सूची का मिलान करना है, काव्य पंक्ति दे दिया और कविता दे दिया है, ठीक है। तो और ये सुदामा पांडे धूमेल की कविता दे दिया है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये मोचीराम की पंक्ति है, यानी डी का 3। और मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र के उस मुहावरे को समझ गया हूं जो आज़ादी। तो इसका सही उत्तर होगा 2। हाँ, इसका सही उत्तर होगा 2। 105, प्रश्न संख्या 105, चलते हैं आगे। पहले राजभाषा आयोग का गठन हुआ, कब हुआ? तो हम सभी जानते हैं कि 7 जून 1955 को पहले राजभाषा आयोग का गठन हुआ। प्रश्न संख्या 106, काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन हैं? तो आसान प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक। आचार्य हजारी। चले आगे चले। इतिहास तिमिरनाशक, एकदम सही, टिक किया हुआ है। अब ज्यादा पढ़ूंगा नहीं, फटाफट। 107 का इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे। और प्रश्न संख्या 108, सूची को सुमेलित करना है, सही मिलान करना, पात्र दे दिया, उपन्यास दे दिया, उनको उसके अनुसार मिलाना। अजय आपका बंटी, ठीक। फिर उसके बाद ब्रज किशोर परीक्षा गुरु, ठीक। तो इसका सही उत्तर होगा 4। हाँ, 4 सही है, ठीक ठीक। चलें। आगरा बाजार का समापन किस नज्म से होता है? तो आदमी नामा बिल्कुल सही है, आदमी पे आदमी को वारे है आदमी। हबीब तनवीर का नाटक है आगरा बाजार। 110, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों, सूर तुलसी जायसी, एकदम ठीक सही है। प्रश्न संख्या 111, अब दे दिया है अमीर खुसरो की पहेली दे दिया है और उसको सुमेलित करना है। तो अब ये आसान प्रश्न है, इसको सब लोग हल कर लेंगे। इसका एक विकल्प एकदम सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 112, भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक हैं। अब इसको जो है क्रम अनुसार मिलाना है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प होगा 3। इसका सही विकल्प होगा 3, बी, सी और ई, ये क्रम सही है। प्रश्न संख्या 113, इसमें भी सूची सुमेलित करनी है। इसमें उपन्यासकार दे दिया और उपन्यासों का नाम दे दिया जो मिलान करना है। तो इलाचंद जोशी, यशपाल, तो इसका सही होगा ए, एक विकल्प सही। प्रश्न संख्या 113 का एक विकल्प सही। आगे चलें। प्रश्न संख्या 114, इसमें भी सूची मिलान करना है, लेखक दे दिया है और एकांकी दे दिया है, ठीक है। तो लेखक और एकांकी का मिलान करके सही कूट को छांटना है, बताना है। तो कमलेश्वर, लहर लौट गई, विष्णु प्रभाकर, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, उदय शंकर भट्ट, आदिम युग, भारत भूषण अग्रवाल, पलायन। तो इसका सही विकल्प होगा
4। इसका सही विकल्प प्रश्न संख्या 114 का सही विकल्प होगा 4। ठीक है। प्रश्न संख्या 115, बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना की थी? इसका उत्तर मैं सुबह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि मुझे आवारा मसीहा एक बार देखनी है और किताब जो है मेरे कार्टून में है, तो कल मैं निकालूंगा, उसके बाद उत्तर डाल दूंगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 116, मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम, मतलब मेरी तिब्बत यात्रा जो राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है उसके खंड दे दिए हैं और उनको क्रम के अनुसार सुमेलित करना है। ठीक है। तो इसका जो सही होगा वो 4 होगा। 4 विकल्प इसका एकदम सही, ECABD, तो 4 होगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व हुए विद्रोहों को पहले से बाद के क्रम, मतलब 1857 से पहले जो भी विद्रोह हुए हैं उनको क्रम में लगाना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ। सन्यासी विद्रोह 1770 1780। रामसो विद्रोह ये 1822 और सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 और केरल में किसान विद्रोह 1921। इसे मोपला विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है। तो इसका सही विकल्प 4 होगा। प्रश्न संख्या 117 का सही विकल्प 4, BCDAE। ठीक है, ये सही होगा। आगे चलते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं लोरिक देव, मातृगुप्त, नागदत्त, कुमार कृष्णवर्धन और वीरति वज्र। ठीक है। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो 2 118 का सही विकल्प 2, केवल ADE। ठीक है, ये सही है। ये बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। ठीक है। आगे चले। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो ज्ञान प्रकाशनी का किया था, एकदम सही। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 119 का 2 सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 120, हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले तनिक न आवत चैन। वाह, क्या बात है। यह गीत गोदान में कौन सा पात्र गाता है? तो ये होरी गाता है। 120 का सही विकल्प होगा 1, होरी गाता है। ठीक है। इसमें भोला टिक किया हुआ, ये गलत है। इसका सही उत्तर होगा होरी। ठीक है। प्रश्न संख्या 121, जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य के संवाद हैं। अच्छा प्रश्न है। अगर आपने चंद्रगुप्त को ठीक से नहीं पढ़ा है और चीजों को याद नहीं है, बार बार चीजें नहीं पढ़ी हैं और आपको याद नहीं, तो इसका सही उत्तर दे पाना मुश्किल होगा आपके लिए। तो इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 121 का सही विकल्प 3, एकदम सही टिक किया हुआ है, 3 है। केवल BDE मतलब भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, एकदम ठीक बात। D महत्वाकांक्षा का मोती, निष्ठुरता की सिपी, ठीक बात। ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र, इसका संवाद है BDE। हाँ ठीक है। करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? तो परिंदे का है। परिंदे में स्कूल जो हॉस्टल होता है वहां का वो चपरासी रहता है। ठीक। तो 122 का 3 परिंदे से। मिस्र बंधुओं द्वारा रचित मिस्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में है? तो एकदम सही 4 भाग। 3 भाग 1913 में, चौथा भाग 1934 में। तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियां हैं।
हाँ, तो ये मैंने बड़ी मेहनत से ये खोज के इस प्रश्न का उत्तर मैंने ढूंढा है और एक मित्र का सहयोग भी इसमें लिया। तो इसका सही उत्तर है तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियां। तो नहीं भय सो नरोग, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, और सब ये है उत्तरकांड में 20वां दोहा। और चला ही वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चला ही सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। फिर उसके बाद है सब निर्दम्भ धर्मरत, पुनि नर अरु नारी चतुर सब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। ठीक, ए सी और उसके बाद सब उदार सब पर उपकारी, सब उदार ए सी ई, ए सी ई इसका सही विकल्प 4 ए सी ई। तो तुलसी इसका सही विकल्प 4 ए सी ई। ठीक है, ये आप लोग उत्तर, आपके पास रामचरितमानस है तो उत्तरकांड खोल लीजिए, पृष्ठ संख्या 853, 54 और 55 पर दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलें। हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय में संकलित हैं? तो ये जो है मुस्लिम नवोत्थान जो है संस्कृति के 4 अध्याय में अध्याय 4 प्रकरण 15 में है, और हिंदू नवोत्थान अध्याय 4 का प्रकरण 4 है। ठीक है, तो सही विकल्प 4 चतुर्थ अध्याय। ठीक, 126 प्रश्न संख्या 126 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, भ्रमर गीत सार की पंक्तियां दे दिया है और वो किन रागों पर आधारित हैं ये दे दिया, उसका मिलान करना है। तो आयो घोष बड़ो व्यापारी राग फाग है, तो ए का 2 हम देखते हैं। इसका सही विकल्प होगा 3 एकदम सही। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। प्रश्न संख्या 126 का 3 सही है। हस्तलिखित पद में कौन सा समास है? तो ये होगा कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। हस्तलिखित पद में कर्ता ने कर्म को कर्ण से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, तो हस्त हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, तो कर्ण तत्पुरुष। 127 का 2 सही होगा। 128 कामायनी के लज्जा सर की पंक्तियां, और इनको जो है सुमेलित करना है, तो इसका सही विकल्प जो है वो 3 है। कामायनी की जो पंक्तियां दिया हुआ इसका सही विकल्प 3 होगा। ठीक है, सी डी ई कामायनी की जो पंक्तियां हैं वो लज्जा सर्ग की, वो सी, मैं एक पकड़ हूं जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो, सी, फिर डी, इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है, और ई, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुन। बाकी ये ऊपर की ए और बी पंक्तियां जो है वो ईड़ा सर्ग से हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प इसका 128 का 3 सी डी ई। आगे चले, आगे चलते हैं। किस काव्यशास्त्री ने काव्यास्वाद किस काव्यशास्त्री ने काव्यास्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व कहा है? अभिनव गुप्त, भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक। तो भट्टनायक एकदम सही है।
विज्ञान तो 129 का जो है 3 सही होगा। फिर 130 प्रश्न संख्या, विज्ञान और कविता के संबंध पर किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा की है? विज्ञान और कविता, प्रश्न संख्या 130, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हम सभी जानते हैं कि आई.ए. रिचर्ड्स ने विज्ञान और कविता के संबंध में बातचीत की है, और आई.ए. रिचर्ड्स की रचना है, बुक है पोएट्री एंड साइंस, जो 1926 में लिखी गई थी। तो सही विकल्प 1। ठीक है। प्रश्न संख्या 131, सूची सुमेलित करना है, संवाद और पात्रों के साथ उसे मिलान करना है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो 1 होगा। 1 यानी ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। तो ये 131 का सही विकल्प 1 होगा, सही निशान। 132, प्रश्न संख्या 132, यहाँ भी सूची सुमेलित करना है, और इसमें संवाद गीत की पंक्तियां दे दिया है, और दे दिया है कि कौन सा पात्र उसे बोलता है या गाता है। ठीक है, मिलान करना है। तो इसको भी देखते हैं, इसका भी मिलान करते हैं, देखते हैं। 1 का 2 यानी चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। ये हो गया अंधेर नगरी, अंधेर नगरी तो घासीराम। 1 का 2 और बी का 4, कोकिल बायस 1 सम, पंडित मूर्ख 1। हाँ, बी का 4 महंत गाता है, ठीक बोलता है। और सी का 1 प्रगट सभ्य अंतर छल, हाँ ठीक है। सी का 1 और डी का 3 लाख टका के वाला जोबन गाहक सब ललचाए, तो मछली वाली। ठीक है, सही विकल्प 2। प्रश्न संख्या 132 का सही विकल्प 2। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 133, वो महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका सुदर्शने प्रियदर्शिनी तुम स्वयं द्वंद्व युक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। मैला आंचल उपन्यास का यह कवितांश किसने, किसके बारे में, मतलब ये किस चरित्र के बारे में किसने कहा है? सैनिक जी ने मंगला देवी के लिए, वासु जी ने ममता से, चिंगारी जी ने लक्ष्मी, और चलित्र कर्मकार ने कमली। ये जिसका पेपर है संजय का, संजय ने बहुत अच्छी तैयारी की है। और ये मैला आंचल में चिंगारी जी जो है सैनिक जी से कहते हैं लक्ष्मी के बारे में, एकदम सही है। चिंगारी जी लक्ष्मी के बारे में कहते हैं कि उसकी सेवा मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, उस पर कविता चंद पंक्तियां लिखने का मन हो रहा है। ठीक है, तो विकल्प 3 सही है। 133 का विकल्प 3। 134, आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युवती का उल्लेख कौन करता है? किन्नी, एकदम सही है। महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है? श्रृंखला की कड़ियां, आसान प्रश्न है, एकदम सही। रामविलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार, इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिला, सुबह मैं आप लोगों को दे दूंगा। वैसे मैंने पता करने की कोशिश की थी, मैं बताता हूं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका शायद उत्तर सही दिया नहीं है, लेकिन फिर भी रामविलास शर्मा यानी 3। हाँ, ये रामविलास शर्मा वाले, इसका सही विकल्प रामविलास शर्मा कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार 3 सही होगा, 3। ठीक है, 2 नहीं 3, ये इनका गलत है। 136 का विकल्प 3 सही होगा। 137, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो अब पत्रिकाओं को जो है का मिलान करना है। हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1977 में, बालकृष्ण भट्ट ने किया था। बिहार बंधु का प्रकाशन 1872 में केशव राम भट्ट ने किया था। भारत बंधु का प्रकाशन तोताराम ने 1876 में किया था। हिंदुस्तान का प्रकाशन राजा रामपाल सिंह ने लंदन से किया था। दैनिक पत्र था 1883 में हिंदुस्तान। ठीक है,
और ई जो है देश हितैषी 1879, यानी इसका सही विकल्प 137 का सही विकल्प 4 होगा। 137 का सही विकल्प 4। ठीक। 138 अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्यशास्त्री के सिद्धांत से की जाती है? तो ये अभिनव गुप्त होगा। हाँ ठीक है, अभिनव गुप्त से तुलना की जाती है। 139 अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन हैं। सही कथन है इसका 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 हाँ, इसका 3 विकल्प सही होगा, सॉरी 4। हाँ, इसका ADE 139 का 4 विकल्प सही होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 140 और 140। हाँ, महात्मा गांधी का कथन दे दिया है, हालांकि 2 कथन तो गांधी जी के मिल गए, बाकी 2 नहीं मिल रहे हैं। ये डाउट है। पहला, भारत भूख से मर रहा है क्योंकि उसे उस रोजी रोजगार से वंचित कर दिया गया है जो उसे रोटी दे सके। ये 1921 में गांधी जी ने कही थी। विद्या सिन्हा की किताब है आधुनिक परिदृश्य, ये वहां पर मैंने देखा था। ठीक है, अब इस प्रश्न में डाउट है, इसका उत्तर प्रश्न संख्या 140 का जैसे मिलेगा आपको दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये दिया हुआ है निम्नलिखित अवतरण, ये बहुत आसान सरल है। ठीक है, इसका आप मेरे ख्याल से आप सब ने सही ही किया होगा। तो इसमें 141 उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भारत कैसा देश है? एक जातीय, द्विजातीय, त्रिजातीय, बहुजातीय? बहुजातीय एकदम सही। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार पाणिनि का संबंध है तक्षशिला से है। ठीक है, ऊपर आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा तो एकदम से। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम का केंद्र था हिंदी प्रदेश, एकदम ठीक। ठीक, उपर्युक्त अनुच्छेद यानी 144 के अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण की शुरुआत होती है 1857 से मानी जाती है। ठीक। 145 अनुच्छेद के अनुसार किसने महाराष्ट्र में मराठी भाषी जाति की जातीय राज सत्ता स्थापित की? शिवाजी, एकदम ठीक। फिर पैराग्राफ दे दिया, इस बार 2 पैराग्राफ दे दिया है और उससे प्रश्न बनाया है। आसान है, बहुत ही आसान है। तो प्रश्न संख्या 146 उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार रामशरण शर्मा ने ब्राह्मणों को सीधे सीधे जमीन देने वाले किस राजा का उल्लेख किया है? तो ये आपने देख लिया होगा, प्रवर सेन, हाँ प्रवर सेन द्वितीय का उल्लेख किया है। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो वो है, इसका सही विकल्प होगा भूमि पर किसान अथवा रैयत का संपूर्ण अधिकार। ये सही होगा क्योंकि ये भारतीय सामंतवाद की विशेषता नहीं है, ये तीनों भारतीय सामंतवाद की विशेषताएं हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 148 उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद के बारे में असत्य कथन है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 148। तो असत्य कथन यानी पहला ही है। ठीक है, भारत में सामंतवाद के मूल लक्षण अन्य देशों में सामंतवाद मूल लक्षणों से बहुत भिन्न थे, ऐसा नहीं है। सामंतवाद पूरी दुनिया में उसके मिलते जुलते लक्षण रहे। ठीक है, तो असत्य कथन है। तो 148 का 1 सही हो जाएगा। 149 का जो है 149 का 2 सही हो जाएगा। हाँ, जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विकास। ठीक, 149 का 2। और अंतिम प्रश्न उपर्युक्त अनुच्छेद में किस चीनी यात्री का उल्लेख है? तो चीनी यात्री फाहियान। ठीक है, फाहियान जो भारत आए थे उनका उल्लेख है। तो दोस्तों, हमने अपने तरफ से प्रामाणिक रूप से UGC 2024 जून नेट JRF हिंदी का जो प्रश्न पत्र बनाया गया था, बहुत ही प्रामाणिक रूप से प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है। 2-4 प्रश्न रह गए हैं जिनका उत्तर प्रामाणिक रूप से नहीं मिल पाया है और इस बार संभवतया भी मैंने नहीं लगाया है। वो जैसे ही मिलेगा मैं सुबह आपको डाल दूंगा। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है? अगर ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। कमेंट देके हमें बताएं कि आप और मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। ठीक है, और चैनल आपका अपना है, बिल्कुल आपके सारे सुझाव आमंत्रित हैं। बाकी जिन प्रश्नों के उत्तर अभी तक नहीं प्रामाणिक रूप से दे पाया हूं, उनका कल डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विकल्प के साथ बने रहिए और अपनों को जोड़िए और देखते रहिए। धन्यवाद। गुड नाइट।